हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ नया कोशिश करता रहता है कि भाई आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा हो, बस उस बाधा का सोल्यूशन लेकर, उसका समाधान लेकर हम आपके सामने आ जाएं। तो जैसे कि आज का आप वीडियो देख रहे हैं, क्या है हमारा सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पहले जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस तरीके से पेपर आए हैं, वो हम आपके लिए लेकर आ गए। तो आज हम करा रहे हैं 2017। भाई ये पेपर तो हम करा रहे हैं, जैसा कि हमने बताया कि हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। तो अब जो हम लेकर आए हैं वो है आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बनाने का तरीका। भाई ये तरीका क्या है? वो है आपकी बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं हमारे इसी चैनल पे। कैसे मिलेंगी भाई ये भी हम बताएंगे, पर ये बुक है क्या ये तो समझ लीजिए। ये बुक्स आपको मिल रही है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो अब ये क्वेश्चन उठता है, तो इसमें खास क्या है? भाई सभी जगह मिलता है। तो अब यहाँ पर खास ये है कि जैसे कि हम बुक पढ़ते, जब भी हम कोई अपनी, मान लीजिए कि आप क्लास 10th में तो हो ही, तो क्लास 10th में हो तो आप क्या करते हो कि सबसे पहले जब कोई एक चैप्टर पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में हमारे पास एक बुक ऐसी है कि जिसमें हमारे सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन है। तो वो हमारी क्या हो गई? थ्योरी बुक हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं? एनसीईआरटी सोल्यूशन करते हैं। तो एक बुक ऐसी हमारी है जिसमें हमारे सारे एनसीईआरटी सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की बुक है। कैसे है ये देखते हैं यहाँ पर। जैसे हमने सैम्पल पेपर्स किए हुए हैं, तो हमारी एक बुक हो गई सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक। ठीक है, फिर हमने एनसीईआरटी सोल्यूशन, जैसे कि अभी हम बताया, तो एक बुक हमारे पास एनसीईआरटी सोल्यूशन बुक हो गई। उसी तरह क्या है, अब हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक, तो हमारी एक क्या बुक हो जाएगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस तरह अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास रेडी है। अब मेन सवाल कि भाई बुक तो रेडी है, लेकिन हमें मिले कैसे? तो मिलने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने एक लिंक दिया गया, उस लिंक को क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए। जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद हमारा एक टीम मेंबर आपसे बात करेगा इसके रिगार्डिंग। तो बस अपनी बुक इतने आसान तरीके से पास कर लीजिए अपने, और सारी समस्याओं को अपने आप से दूर कर दीजिए। तो ये तो हो गई बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अब आज जाते हैं आज के पेपर पे, आज के वीडियो पर भी। भाई आज का हमारा वीडियो, जैसे हमने बताया, क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2017 का है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो पेपर में क्या सबसे पहले हमारे सामने ये कुछ क्या आए? निर्देश आए। चलिए निर्देशों को पढ़ लेते हैं। क्या है भाई ये निर्देश? सबसे पहले समय है 3 घंटे का, प्रश्न पत्र है 90 मार्क्स का, यानी कितना? 90 नंबर्स का है। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए, उनका पूरी तरह से पालन कीजिए। क्या है? इस प्रश्न पत्र में कुल 18 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पत्र के 4 खंड हैं, का, खा, गा, घा। खंड का में 2 प्रश्न हैं जो आपके अपठित बोध रहेंगे। खंड खा में हमारे पास में 5 प्रश्न हैं, जो 5 प्रश्न हमारे क्या हैं? ये व्याकरण आधारित रहेंगे। खंड गा में हमारे पास 6 प्रश्न हैं, जो कि हमारे किस पे आधारित रहेंगे? वो है हमारा पाठ्य पुस्तक पे प्रश्न, यानी कि हमारे 2 पाठ्य पुस्तक हैं, दोनों पर आधारित रहेंगे। उसके बाद आते हैं खंड घा पर 5 प्रश्न हैं जो हमारे लेखन कार्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्रश्न। अब उसके बाद है प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए यथासंभव क्रमानुसार उत्तर दीजिए। तो हर एक प्रश्न को हमें बहुत सावधानी से पढ़ना है और सीक्वेंस में उसका उत्तर देना है, यानी 1 2 3 4 5 इसी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रहा है खंड का। खंड का में हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें गद्यांश पढ़ना है, उस पर जो प्रश्न पूछे गए उन्हें करना है। हर प्रश्न हमारा कितना है? 2 मार्क्स का है, और 6 प्रश्न पूछे गए हैं, तो टोटल कितना हो गया? 12 मार्क्स के हमारे प्रश्न हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं गद्यांश का पढ़ना। कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, इसके आगे सारी समस्याएं बौनी हैं, लेकिन समस्या एक प्रतिभा को खुद दूसरी प्रतिभा से होती है। बहुमुखी प्रतिभा का होना अपने भीतर एक प्रतिभा की बजाय दूसरी प्रतिभा को खड़ा कर देता है। इससे हमारा नुकसान होता है कितना और कैसे? मतलब हम लोग के भाई प्रतिभा होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी जब प्रतिभाएं होती हैं तो ये दूसरों के लिए समस्या का कारण हो जाती हैं। कैसे? ये देखिए, मन की दुनिया की एक विशेषज्ञ कहती हैं, बहुमुखी होना आसान है बजाय एक खास विषय का विशेषज्ञ होने की तुलना में। बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं। कई विषयों पर उनकी पकड़ इसलिए होती है कि वे एक में स्पर्धा होने पर दूसरे की ओर भागते हैं।
वे आलोचना से भी डरते हैं और काम में तारीफ सुनना चाहते हैं। बहुमुखी लोगों में सबसे महान माने जाने वाले माइकल एंजेलो से लेकर अपने यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कई लोग थे, लेकिन आज ऐसे लोगों की पूछ परख कम होती है। यानी कि ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, पहले बहुत फेमस हुए, लेकिन आज ऐसे लोगों की पूछ नहीं होती। हम कैसे लोगों को पूछते हैं? जो किसी एक प्रतिभा में को लेकर चल रहे हैं। बहुत सारी प्रतिभाओं को जानने वालों से इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसे लोग प्रतिभाशाली आज भी माने जाते हैं, लेकिन असफल होने की आशंका उनके लिए अधिक होती है। यानी कि बहुत अच्छे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। आज वे लोग विंची सिंड्रोम से पीड़ित माने जाते हैं, जिसकी पकड़ 2, 3 या इससे ज्यादा क्षेत्रों में हो, लेकिन हर क्षेत्र में उनमें बेहतर उम्मीदवार मौजूद हो। मतलब क्या है? आप बहुमुखी हैं तो आप कई क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हर क्षेत्र का अपना एक विशेषज्ञ भी होता है। बहुमुखी प्रतिभा वाले लोगों के भीतर कई कामों को साकार करने की इच्छा बहुत तीव्र होती है। उनकी उत्सुकता उन्हें एक से दूसरे क्षेत्र में हाथ आजमाने को बाध्य करती है। समस्या तब होती है जब यह हाथ आजमाना दखल करने जैसा हो जाता है। वे ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के। प्रबंधन की दुनिया में एक के साधे सब सधे, सबके साधे सब जाएं का मंत्र ही शुरू से प्रभावी है। मतलब एक को करने जाओ तो एक काम हो जाएगा, लेकिन जब तुम सब साधने जाओगे तो सब बिगड़ जाएगा। यहां उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता जो सारे अंडे एक टोकरी में ना रखे की बात करता है। हम दूसरे क्षेत्र में हाथ आजमा सकते हैं, पर एक क्षेत्र में महारथी होने में ब्रेकर की भूमिका ना अदा करें। मतलब क्या है कि यहाँ पर ब्रेकर मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, रोड ब्रेकर्स जिसे हम बोलते हैं, कि हम अगर एक ही क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो शायद उसमें हम ब्रेक लग के आगे बढ़ें। अब इस पे क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया है? बहुमुखी प्रतिभा क्या है? प्रतिभा से समस्या कब और कैसे हो जाती है? बहुमुखी प्रतिभा क्या होती है और इससे समस्या किस तरीके से उत्पन्न होती है? बहुमुखी प्रतिभा अर्थात एक से ज्यादा प्रतिभा एक ही व्यक्ति में होना। बहुमुखी प्रतिभा वाले लोग कई कामों को साकार करने में सक्षम होते हैं, जिसके कारण वे एक खास विषय के विशेषज्ञ नहीं बन पाते। बहुमुखी प्रतिभा से यह समस्या होती है कि ऐसे लोग स्पर्धा से घबराते हैं, मतलब कंपटीशन से जो है वो घबराते हैं, क्योंकि वो किसी एक विषय के विशेषज्ञ तो है नहीं, वो कई विशेषज्ञ में है, तो एक विषय में महारत हासिल नहीं कर पाते। अब आ गए प्रश्न खा पे। बहुमुखी प्रतिभा वालों की किन कमियों की ओर संकेत करते हैं? बहुमुखी प्रतिभा वाले लोग स्पर्धा से घबराते हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ी कमी है। वे आलोचना से भी डरते हैं और अपने काम की तारीफ ही सुनना चाहते हैं। ऐसे लोग विंची सिंड्रोम से पीड़ित माने जाते हैं। प्रश्न संख्या गा है, बहुमुखी प्रतिभागियों की पकड़ किन क्षेत्रों में होती है और उनकी असफलता की संभावना क्यों होती है? कौन से क्षेत्रों में उनकी पकड़ होती है और कहाँ उनकी असफलता की संभावना होती है? तो बहुमुखी प्रतिभागियों की पकड़ 2 से 3 या इससे ज्यादा क्षेत्रों में होती है। मतलब वो कई क्षेत्रों में अपनी पकड़ को रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए पेंटिंग भी अच्छा करता है, कविता भी अच्छा लिखता है, कहानी भी अच्छा लगता है, गाता भी बहुत अच्छा है, तो अब क्या है, उसने हर क्षेत्र में अपनी पकड़ रखी हुई है। परंतु वे किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं होते। कोई एक क्षेत्र, जैसे मान लो कि पेंटिंग बहुत अच्छी बना ले, ऐसा नहीं होता। उनके असफल होने की आशंका इसलिए अधिक होती है क्योंकि हर क्षेत्र में उनसे बेहतर उम्मीदवार मौजूद होते हैं। अब किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, वो तो कई कार्य कर रहे हैं, तो किसी में एक्सपर्ट नहीं बन पाए, और उनके असफल होने की आशंका इसलिए होती है क्योंकि उनसे बेहतर कई लोग उस क्षेत्र में मौजूद होते हैं। मान लीजिए चित्रकारी क्षेत्र में तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। अब रविंद्रनाथ टैगोर चित्र भी बना लेते थे, तो अब MF हुसैन तो उनसे ज़्यादा बना लेते थे अच्छे। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट बहुत सारे लोग रहते थे। घा है, बहुमुखी लोगों का स्वभाव कैसा होता है और वे प्रायः सफल क्यों नहीं हो पाते? बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं, ये लोग आलोचना से डरते हैं और केवल अपने ही काम की तारीफ सुनना चाहते हैं कि मेरा ही काम बहुत अच्छा है, दूसरे की तारीफ नहीं सुन पाते हैं। आजकल ऐसे लोगों की पूछ कम होती है और अपने इसी स्वभाव के कारण ये लोग सफल नहीं हो पाते हैं। जब क्या होगा, हम सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहेंगे और दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा, लोग हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे और हम क्या होंगे, हम कंपटीशन से घबराएंगे, तो भी हम सफल नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, प्रबंधन के क्षेत्र में कैसे लोगों की आवश्यकता होती है, क्यों?
प्रबंधन के क्षेत्र में, यानी कि किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के क्षेत्र में कैसे लोगों की आवश्यकता होती है। प्रबंधन के क्षेत्र में लक्ष्य केंद्रित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जहां पर वो एक गोल अचीव करने के लिए ध्यान हो। यानी कि जैसे कोई एक मैनेजर होता है, तो मैनेजर क्या होता है, अपनी कंपनी का एक एम या गोल लेकर चलता है। अब वो गोल, उस लक्ष्य पे उसका ध्यान केंद्रित रहता है ना। तो जो नेतृत्व कर मिलकर काम करना जानता हो, प्रबंधन में एक क्षेत्र में महारथी लोगों का आदर किया जाता है, जो अपने क्षेत्र में, यानी बहुमुखी प्रतिभा नहीं हो, वो सिर्फ अपने क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रतिभा रखता हो, किया जाता है, और वे लोग दूसरे के कामों में दखलंदाजी नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, आपको आशय स्पष्ट करना है। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप किसी भी हिसाब से कुछ भी कर लो, वो टैलेंट आपका बाहर आ ही जाएगा। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, अर्थात जिन लोगों में कुछ कर गुजरने की चाहत और क्षमता होती है, उन्हें दूसरों का मुंह नहीं देखना पड़ता। नहीं हम कहते कि नहीं कोई मेरी हेल्प करे, मुझे पैसे दो तो ही मैं काम करूं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप हर हाल में उस टैलेंट को बाहर ले आओगे। प्रतिभावान मनुष्य अपना लक्ष्य अपने ही बनाए मार्ग पर चलकर ही पाता है। प्रतिभा को अपना वर्चस्व दुनिया पर बनाने के लिए किसी के सहारे और किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि हम अपना वर्चस्व सब पर बना ही लेते हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एक काव्यांश, अपठित काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों को करना है। ये हमारा यहाँ पर 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो टोटल 8 मार्क्स का हो गया। चलिए पढ़ते हैं। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा अंचल, गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण्ण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध शुद्ध शोभित निरस्त जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुचल निवासिनी। तो यहाँ पर बताया क्या है, भारत माता जो है वो ग्राम निवासिनी, मतलब सही भारत हमारा कहाँ बसता है, गांवों में बसता है, और उन गांवों की जो कंडीशन है वो इस काव्यांश में बताई गई है। भारत माता को ग्रामवासिनी क्यों कहा गया है, तो क्या है, भारत माता को ग्रामवासिनी इसलिए कहा गया क्योंकि भारत माता की अधिकांश आबादी गांवों में ही बसती है एवं कृषि और पशुपालन में अपना जीवन व्यतीत करती है। तो कहते हैं ना, भारत कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश का मतलब क्या हुआ, हमारी ज्यादातर जनसंख्या जो है यहाँ पे जो मेन काम है वो क्या है, कृषि है। तो जब इतना बड़ा काम कृषि है तो ज्यादातर लोग कृषि में लगे होंगे, तो इसीलिए भारत माता को ग्रामवासिनी कहा गया, क्योंकि ज्यादातर लोग गाँवों में रहते हैं। काव्यांश में प्रवासिनी किसके लिए आया है और क्यों, तो प्रवासिनी शब्द भारत माता के लिए प्रयुक्त किया गया है। भारत माँ अपने ही देश में विदेशियों की भांति रह रही है, क्योंकि गरीबी, निरक्षरता और युगों युगों के बंधन से वे अपना अस्तित्व खो चुकी है और अब अपनी ही भूमि पर प्रवासिनी की भांति रह रही है। भारत माता की संतान के बारे में कवि ने क्या कहा है। भारत माता की संतान कितनी है, 30 करोड़। जब ये कविता लिखी गई तब 30 करोड़ थी। तो क्या है, 30 करोड़ भारतवासी गरीबी, अज्ञानता और अशिक्षा के कारण दीनहीन अवस्था में जी रहे हैं। तो मतलब जो भी अवस्था है उसमें किसानों की अवस्था बहुत बुरी है, ये बताया गया है। और अपनी संतान की ऐसी हालत देख भारत माँ का दिल बैठा जाता है। काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, अब इसमें हमें क्या चीज समझाने की कोशिश की गई है ये बताना है। काव्यांश का केंद्रीय भाव, गंगा जमुना जैसी महान नदियों की स्वामिनी भारत माता आज गरीबी, अज्ञानता और शिक्षा जैसी बुराइयों के कारण दीनहीन अवस्था में खड़ी दिखाई दे रही है। अतः हमें भारत माता का वास्तविक स्वरूप लौटाने के लिए प्रेम, भाईचारा और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। क्योंकि जिसको हम ग्रामवासिनी बोल रहे हैं वो क्या है, जो किसान जो ग्राम में रह रहे हैं उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उनको सुधारने का हमें प्रयास करना है। अब आ गए प्रश्न संख्या 3। यहां से हमारा खंड खा शुरू हो रहा है और खंड खा में हमारे पास क्या है, टोटल हमारे व्याकरण के प्रश्न दिए गए हैं। तो ये हमारे 5 प्रश्न हैं यहाँ पर। तो प्रश्न संख्या 3 है, पद और शब्द में क्या अंतर है, सोदाहरण स्पष्ट करना है। पद क्या होता है हमारा, जब हम शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वो पद बन जाता है। ये प्रश्न है हमारा, ये 1 मार्क्स का है ये, और इसके नीचे एक और है जो 1 मार्क्स का है। वर्गों
के सार्थक शब्द वर्गों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि ऐसा शब्द जिनको हम सही तरीके से लगा लें तब वो शब्द बनता है। जैसे ला यहाँ पर है, आ है, डा है, आ का बा, तो लड़का। यहाँ पर क्या अलग अलग को जोड़ के हमने यहाँ पर एक बनाया, तो ये क्या था, अलग अलग वर्ग के थे। अब ये अलग अलग वर्ग कैसे थे, जैसे हम बनाते स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, अयोगव्या होते हैं, तो इन अलग अलग वर्गों को जब हम सही तरीके से अपनी जगह रखते हैं तब ये शब्द बनते हैं। पद क्या होता है, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। जैसे लड़का बीमार है, अब ये लड़का जब अकेला था तो शब्द था, लेकिन जब इसे हमने जो है वाक्य में प्रयुक्त किया तो ये क्या हो गया, पद बन गया। प्रश्न संख्या 4 है, निर्देशानुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 मार्क्स का हमारे 3 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का एक है। क्या का वाला, वह बगल के कमरे में कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। अब ये हमारे 2 अलग अलग वाक्य हैं, इन्हें हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो क्या देखिए, वह बगल के कमरे से कुछ बर्तन ले आया और उन्हें तौलिए से साफ किया, तो हमने परिवर्तित कर दिया। दूसरा प्रश्न है, लिखकर अभ्यास करने से कुछ भूल नहीं सकते। अगर हम लिखकर अभ्यास करें कुछ भूल नहीं सकते, ये एक सरल वाक्य है जिसे हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। क्या है, जब लिखकर अभ्यास करते हैं तो कुछ भूल नहीं सकते हैं, तो ये हमारा हो गया ना, जब लिखकर, और वे हमने इसको जो है व्याधिकरण अव्यय लगाकर जोड़ दिया। अब गा है, सीमा पर लड़ने वाले सैनिक ऐसे हैं कि जान हथेली पर लिए रहते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारा मिश्र वाक्य जिसे हमें बदलना है सरल वाक्य में। कैसे लिखा देखिए, सीमा पर लड़ने वाले सैनिक जान हथेली पर लिए रहते हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 5 पे। यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखना है। अब हमारे पास कुछ समासिक पद दिए गए हैं जिनका विग्रह करना है और समास लिखना है। ये हमारे पास में 2 दिए गए हैं, तो 2 मार्क्स हो गए। पहला है चंद्रमुख। अब चंद्रमुख का जब हम विग्रह करेंगे क्या होगा, चंद्र के समान मुख। तो अब मुख क्या है, मुख की विशेषता बताई जा रही है कि वो चंद्र के समान है, तो यहाँ विशेषण और विशेष होने के कारण ये हो गया कर्मधारय समास। नेक्स्ट आते हैं पुष्पमाला। पुष्पमाला यानी कि फूलों की माला या पुष्पों की माला। तो यहां पर जब हमने इसका विग्रह किया तो बीच में क्या आया, की आया, और की हमारा क्या होता है, कारक होता है। कारक आधारित कौन से हमारे समास होते हैं, वो होते हैं तत्पुरुष समास। अब यहाँ पे की लगा है तो कौन सा हुआ, संबंध तत्पुरुष समास। तो ये क्या हुआ, पुष्पमाला, पुष्पों की माला, एक ये संबंध तत्पुरुष समास है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न 5 का ही खा लेकर अब हम आए हैं। यहां पर भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं हमारे पास, एक एक नंबर के। निम्नलिखित का समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। अब हमारे पास क्या है, समास विग्रह दिया है, उसे हमें जोड़कर समास या समस्त पद बनाना है और नाम लिखना है। क्या है, पानी की चक्की, तो क्या होगा, पंचक्की। वो एक चक्की चलती है ना जिससे पानी निकलता रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचक्की। अब पंचक्की का क्या होगा, अब जब जोड़ेंगे तो यहां पर क्या लगा है, की लगा है, तो की क्या होता है, कारक की पहचान होती है, और कारक हमारे किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में। अब की कौन से कारक की पहचान है, संबंध कारक की, तो ये क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं, महान है जो पुरुष, तो क्या होगा, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, महापुरुष। अब पुरुष की क्या विशेषता है कि वो महान है, तो यहां पर विशेष क्या है, पुरुष, और विशेषता है उसकी महान होना। तो यहां पर विशेषण और विशेष होने के कारण क्या हुआ, कर्मधारय समास। अब आए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। अब हमारे पास में जो है 4 वाक्य अशुद्ध रूप में दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, शुद्ध करना है। देखिए क्या है, बलिदानियों का देश सदा आभारी रहेगा। क्या है, बलिदानियों का देश सदा आभारी रहेगा। अब इसको हमें शुद्ध करना है, देश बलिदानियों का सदैव आभारी रहेगा। नेक्स्ट है, ये पुस्तकें मेरे को नहीं चाहिए। ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या है, ये पुस्तकें मुझे नहीं चाहिए। मैं तो पहले ही कहा कि ऐसा मत करो। मैं तो पहले ही कहा, यहाँ तो गलत हो गया, तो सही क्या होगा, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसा मत करो। नेक्स्ट है घा, क्या आप उसकी बात समझ लेते हो। अब ये क्या है, तो इसमें क्या हो, क्या आप उसकी बात समझ जाते हो, ये चीज है।
तो ये हो गए हमारे 4 वाक्य। अब आ गए प्रश्न संख्या 7 पे। यहाँ पर हमसे मुहावरे आधारित प्रश्न पूछे गए। क्या है? निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग इस प्रकार कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। हमारे पास 2 मुहावरे, प्राण सूख जाना और बूते से बाहर होना। ये हमारे हैं 2 मार्क्स के। तो हमें इनका क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। क्या है? प्राण सूख जाना, पुलिस को अपने सामने देखकर हत्यारे के प्राण सूख गए, अर्थात बहुत अत्यधिक डर लगना। फिर बूते से बाहर होना, बड़े भाई साहब के लिए अव्वल आना उनके बूते के बाहर था। तो बूते से बाहर होना, कोई ऐसा काम जो हम नहीं कर सकते हैं, हम मतलब हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है वो चीज। अब हम आ गए खंड गा पे। खंड गा में हमारे पास क्या दिया गया है? अब खंड गा में हमारे पास 6 प्रश्न हैं जो हमारे टोटल पाठ पुस्तक आधारित प्रश्न रहेंगे। कैसे? पाठ्य पुस्तक आधारित। तो क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न हमारा 2 मार्क्स का एक, 2 मार्क्स का एक और 1 मार्क्स का एक, यानी कि का हमारा 2 मार्क्स का, खा हमारा 2 मार्क्स का और गा हमारा 1 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 5 मार्क्स का हमारा प्रश्न संख्या 8 रहेगी। तो क्या है? पहला, शेख अयाज के पिता भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ के आधार पर बताइए। तो क्या हुआ था? शेख अयाज के पिताजी जो हैं वो कुएं पर नहाने गए थे। जब नहा कर आए, खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि उनके बाजू पर एक चींटा चल रहा है, चोटा जिसको हम बोलते हैं, वो चल रहा है। तो उन्हें लगा कि अरे ये कुएं से आ गया, तो उसको हमने बेघर कर दिया। तो फिर वो तुरंत उठे और उस चूटे को वो कुएं पर छोड़ने के लिए गए थे। तो क्या है? शेख अयाज के पिता ने कुएं से लौटकर घर आकर देखा कि उनकी बाजू पर एक काला चोटा रेंग रहा है। ये भोजन प्रारंभ करने ही वाले थे कि भोजन छोड़कर खड़े हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने एक घर वाले चोटे को बेघर कर दिया है। उस चोटे का घर कुएं पर था, अतः वे उसे उसके घर में छोड़ने कुएं की ओर चल दिए। अब खा हमारे पास प्रश्न है, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? पतझड़ की टूटी पत्तियां पाठ के आधार पर हमें यह बताना है। अब क्या है? शुद्ध आदर्श जो होते हैं वो क्या होते हैं? सोने के होते हैं। लेकिन जब तक, अब जैसे सोना होता है, सोना जो शुद्ध कंडीशन में होता है उसके आप गहने नहीं बनवा सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। हम गहने पहनेंगे तो बार बार मुड़ जाएंगे। अब जब तक उसमें हम थोड़ा तांबा मिलाएंगे तो तांबा मिलाने से उसमें क्या होगा कि उसमें मजबूती आएगी, तो उसके हम गहने बना पाते हैं। तो उसी तरीके से जो बहुत ही अच्छे आदर्श होते हैं वो सोने की भांति होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हम उसको डेली रूटीन के नेचर में या हर जगह उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसमें हमें तांबा मिलाना पड़ेगा, अर्थात थोड़ी मिलावट करनी पड़ती है अपने व्यवहारिकता की, यानी कि अर्थात उसको नेचर में लाने के लिए। तो क्या है ये प्रश्न हमारा? ये भी 2 मार्क्स का है। शुद्ध आदर्श शुद्ध सोने की तरह होते हैं। जिस प्रकार शुद्ध सोने में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, उसी प्रकार शुद्ध आदर्शों में भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जा सकती। शुद्ध आदर्श में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होता, वह पूर्णतः शुद्ध होते हैं, इसीलिए उन्हें सोना कहा गया है। व्यावहारिकता एक प्रकार का तांबा है। जिस प्रकार सोने की गिन्नी बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है, उसी प्रकार आदर्शों में व्यावहारिकता का तांबा मिलाया जाता है। तांबा सोने को चमक और मजबूती देता है पर उसकी शुद्धता खो देता है। इसी प्रकार व्यावहारिकता देखने में तो अच्छी लगती है पर उसके पीछे के शुद्ध आदर्श खो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, कारतूस पाठ में शहादत अली को किस प्रकार का व्यक्ति बताया गया है? बहुत ही बेईमान व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति इस तरीके से बताया गया, क्योंकि उसने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही भतीजे से दगा किया, वजीर अली से किया, उसे गद्दी से उतारा, अंग्रेजों से मिल गया और अपना फायदा वो देखता था। तो क्या है यहाँ पर? शहादत अली अवध के नवाब आसिफुद्दौला का छोटा भाई था। आसिफुद्दौला के कोई लड़का ना था, अतः शहादत अली यह मान बैठा था कि बड़े भाई के बाद वही अवध का नवाब बनेगा। परंतु जब वजीर अली का जन्म हुआ तो उसके सपने चकनाचूर हो गए। शहादत अली कर्नल का दोस्त भी था। कर्नल ने उसे सबसे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अवध के तख्त पर बिठाया था। शहादत अली एक ऐश पसंद आदमी था। अब आ गए प्रश्न संख्या 9 पे। यहां पर जो प्रश्न दिया गया है ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है।
क्या है यहाँ पर? 2 प्रश्न दिए, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। जापान में मानसिक रोग के क्या कारण बताए गए हैं, उससे होने वाले प्रभाव का उल्लेख करते हुए लिखिए कि इसमें टी सेरेमनी की क्या उपयोगिता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जापान के लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा रखते थे और 1 महीने का काम वो 1 दिन में करना चाहते थे। जब आप इतना सारा काम 1 दिन में करोगे तो आपको अपने दिमाग की गति बहुत तेज करनी पड़ेगी, जिसके कारण से वहाँ के लोग जो है मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते थे। तो अब कारण देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जापान के लोग प्रगति में अमेरिका से स्पर्धा रखते थे, यानी कंपटीशन रखते थे। वे 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा कर लेना चाहते थे, ये भी एक मानसिक रोग का कारण था। वे पहले ही तेज चलने वाले दिमाग को और तेज चलाना चाहते थे। भाई हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है, अब उसकी और स्पीड बढ़ा के काम करोगे तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा स्पीड खतरनाक होती है। उनका मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता था कि दिमाग का इंजन टूट जाता था। एंड में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गति बढ़ाने से दिमाग थक गया और उनको परेशानी खड़ी हो गई। उपरोक्त तथ्यों के कारण जापान में 80% लोग मानसिक रोग के शिकार हैं। टी सेरेमनी में शांति से बैठकर लगभग 1.5 घंटे तक एक एक बूंद करके चाय पीनी पड़ती है, जिससे दिमाग की रफ्तार शांत हो जाती है और मानसिक राहत मिलती है। तो ये एक टी सेरेमनी क्या है, एक हीलिंग थेरेपी है हमारे माइंड के लिए। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने। हमारे पास एक गद्यांश है, उसको पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्न को उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न 2-2 मार्क्स के और 1 प्रश्न 1 मार्क्स का है। क्या है, असल में दोनों कला मिथ्या है, एक चला गया असल में दोनों काल मिथ्या है, एक चला गया दूसरा आया नहीं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल तक जितना विस्तृत था। तो जो हमारे लेखक है, उन्होंने जब टी सेरेमनी अटेंड करी तो उन्होंने क्या फील किया, ये चीज उन्होंने यहाँ पर लिखी है। अब इस पे आधारित प्रश्न है, गद्यांश में किन 2 कालों के बारे में बात की गई है और उनकी क्या विशेषता है। तो कौन से 2 काल की बात करिए, भूतकाल और भविष्यकाल की बात करिए। ठीक है, और ये मिथ्या क्यों है, क्योंकि एक चला गया उसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते, जो आया नहीं उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। सच क्या है, वो वर्तमान काल है, हमें उसमें जीना चाहिए। तो देखिए क्या है, इस गद्यांश में भूतकाल और भविष्यकाल की बात की गई है। भूतकाल बीत गया और भविष्यकाल आया नहीं, ये दोनों काल मिथ्या हैं। लेखक ने किस काल को सत्य माना है और क्यों, तो उन्होंने वर्तमान काल को सत्य माना है। लेखक वर्तमान काल ही सत्य है, उसी में जीना चाहिए और आज चल रहा है वह ही सच है और उसके हर क्षण को जीना चाहिए। क्या है, हमें उसके हर एक क्षण को जीना ही हमारे लिए जरूरी है। तीसरा प्रश्न है, गद्यांश से लेखक क्या समझाना चाहता है। इस गद्यांश लेखक हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, हमें उसी में जीना चाहिए। हम अक्सर या तो गुजरे जमाने की खट्टी मिट्टी यादों में खोए रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं और उसके चक्कर में अपना वर्तमान खराब लगता है। अरे जो हो चुका, अब चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, अच्छा है तो उसे हम खींच के यहाँ नहीं ला सकते, बुरा है तो उसे हम बदल नहीं सकते। और दूसरा, वर्तमान समय में हम भविष्य के सपने बोते रहते हैं कि अब भाई कल हम ये करेंगे, परसों ये करेंगे, 1 साल बाद ये करेंगे या 2 साल बाद ये करेंगे या भविष्य में हम यहाँ जाएंगे, जो भी करेंगे। लेकिन उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, अपना प्रेजेंट जो हम इंजॉय करना चाहिए उसे हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 11 पे। यहां पर क्या दिया गया है, बिहारी ने ग्रीष्म ऋतु की तुलना किससे की है, प्राणियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न है हमारा 2 मार्क्स का। तो क्या दिया है, बिहारी ने ग्रीष्म ऋतु की तुलना तपोवन से की है, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि सारा संसार तपोवन के समान जल रहा है। इस गर्मी के कारण शत्रु भी अपनी शत्रुता भूलकर एक ही जगह बसते दिखाई दे रहे हैं, जैसे सांप और मोर, मृग और बाघ। गर्मी की मार ने शत्रुओं को भी मित्र बना दिया है। तो तपोवन के समान उन्होंने क्यों बताया, क्योंकि ऋषि मुनि जो है वहां तप करने जाते थे और वो बहुत ही भयंकर जंगल होता था। तो उसी तरह की कंडीशन क्या है, गर्मी के कारण पड़ रही है, इसीलिए उन्होंने तपोवन से इसकी तुलना करी है और इसके कारण पशु पक्षी, भयंकर पशु पक्षी भी मित्र बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है। तो देखिए, कोई व्यक्ति अगर अकेला चलेगा तो क्या वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है, या समाज के लिए या जगह के लिए, सबके लिए अच्छा कर सकता है, नहीं। जब हम बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक अच्छे काम को अंजाम देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो ये
सभी प्राणियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला सभी लोग साथ मिलके चलिए। तो क्या दिया है, मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि इससे आपसी हेल मेल बढ़ता है और हमारे सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के बीच भिन्नता की भावना समाप्त हो जाती है, इससे आपसी विरोध की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। मतलब जब हम साथ रहेंगे तो क्या होगा, साथ रहने से क्या होगा कि हमारे बीच जो मनमुटाव रहता है, अरे वो इतना अच्छा कर लेता है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, उसके पास ये है वो है, अरे ये बहुत दूसरी जाति का है, ये दूसरे धर्म का है, तो ये जो भिन्नताएं हैं ये हमारी समाप्त होती जाती हैं और जब हम मिल के काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम होता है। गा प्रश्न है, आत्मताड़ कविता में कोई सहायक ना मिलने पर कवि की क्या प्रार्थना है। कहते ना जब हमारे पास विपत्ति होती है तो हमें लगता है यार कोई मदद हमें कर दे, तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे को कोई सहायक ना मिले तो कोई गम नहीं है, लेकिन मेरे अंदर कभी ये ना हो कि उसके लिए मैं ईश्वर को दोषारोपण करूं या मैं अपनी तकलीफों के लिए आपको, बस मुझे इतनी हिम्मत दीजिएगा कि मैं इन सभी मुश्किलों का सामना अच्छे से कर सकूं। तो क्या है, आत्मा कविता में कोई सहायक न मिलने पर कवि यह प्रार्थना करता है कि तब भी उसका बल पौरुष नहीं हिलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमको अगर कोई हेल्प नहीं मिली है तो हम जो है डगमगा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात वह सहायक की अनुपस्थिति में भी केवल अपने बलबूते पर संघर्ष कर सकता है, वह अपनी मानसिक शक्ति को बनाए रखना चाहता है। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि चाहे जितनी मुश्किल टफ परिस्थितियां भी हों, लेकिन मेरा विश्वास आप पर बना रहे। प्रश्न संख्या 12 है हमारे पास में, क्या दिया है, कर चले हम फिदा कविता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए उसका प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न है 5 मार्क्स का। क्या है, कर चले हम फिदा, ये हमने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, मतलब पूरी कविता हमने पढ़ी हुई है कि किस तरीके से चीनी आक्रमण होता है और वहाँ के जो हमारे सैनिक हैं कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी वहाँ दुश्मनों से लड़ते हैं और मौत को प्राप्त होते हैं, सभी कुछ था। तो वही चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है, प्रतिपाद्य। तो क्या है, इस गीत में सन 1962 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भारत पर चीन के आक्रमण का मार्मिक चित्रण किया गया है। उस युद्ध में अनेक भारतीय सैनिकों ने सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राण देकर भारत के सम्मान की रक्षा की थी। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर हकीकत फिल्म बनी थी। यह कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इस कविता को पढ़कर हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व होता है। इन सैनिकों ने अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए देश की रक्षा हेतु अपना अमर बलिदान किया। मरते दम तक वह देश रक्षा के प्रयासों में लगे रहे और अपनी इस धरोहर को अपने साथियों को सौंपकर चले गए। हम सभी को मिलकर इस देश की रक्षा करनी चाहिए। हमें किसी भी हालत में भारत माता के सिर को झुकने नहीं देना चाहिए। तो ये पूरी कविता थी और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं ये चीज़ भी हमने बता दी। अब आ गए प्रश्न संख्या 13 पे। 13 में क्या पूछा गया है, पढ़ाई में तेज होने पर भी कक्षा में 2 बार फेल हो जाने पर टोपी के साथ घर पर या विद्यालय में जो व्यवहार हुआ उस पर मानवीय मूल्यों की दृष्टि से टिप्पणी कीजिए। तो ये बुक है, ये बुक हमारी संचयन से ली गया है, टोपी शुक्ला पाठ से, कि किस तरीके से जब वो 2 बार फेल होता है तो कोई उसका साथ नहीं देता। ठीक है, स्कूल में भी उसको सभी लोग चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, टीचर भी ध्यान नहीं देते, घर वाले भी तरह तरह की बात करते बोलते रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। भी बच्चा अगर फेल हो रहा है तो उसका कुछ कारण है, उसकी हेल्प करिए, उससे बात करिए कि क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें। तो अब ये हमारा जो प्रश्न है ये हमारा 5 मार्क्स का है। तो क्या है, पढ़ाई में तेज होने पर भी जब टोपी पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर में टोपी को जबान की नोक पर रखा गया, यानी कि सब उसको ताने सुनाते थे कि लो वो तो फर्स्ट आया, तुम फेल हो गए, क्या काम किया, खानदान का नाम डुबो दिया, इस तरीके की बातें की जाती थी। वह बहुत रोया क्योंकि वह फेल अपनी बुद्धि के कारण नहीं हुआ बल्कि उसे कोई पढ़ने नहीं देता था। मतलब जब वो काम पढ़ने बैठता था तो कोई उसे कुछ ना कुछ काम करने के लिए भेज देता था। कभी उसे मुन्नी बाबू बुला लेते, कभी राम दुलारी सामान लेने के लिए भेज देती, कभी भैरव अपनी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डालता था। छोटा बच्चा था तो उसकी कॉपियां फाड़ फाड़ के हवाई जहाज उड़ा देता था। दूसरी बार वह टाइफाइड का शिकार हो गया जिसके कारण वह पढ़ नहीं पाया। उपर्युक्त सभी कारणों को ना परिवार वालों ने समझा, ना ही अध्यापकों ने, ना ही उसके सहपाठियों ने। बस उन्होंने समझा तो सिर्फ उसके अंकों को। मतलब अब अगर बच्चा फेल हो रहा है, पढ़ने में इतना अच्छा है, फेल हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसा कारण है।
उस कारण को समझना चाहिए था, लेकिन किसी ने भी उन कारणों को समझने की कोशिश नहीं करी और टोपी को बहुत तरह तरह की बातें भी सुनाते थे। सभी ने मानवीय मूल्यों के विपरीत सिर्फ उसकी बेइज्जती और अपमान किया, जो कि सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। बाल मानसिकता और अध्ययन के मध्य एक गहरा रिश्ता होता है, जो माता पिता और अध्यापकों को अवश्य समझना चाहिए। किसी भी बालक को कम अंक लाने के कारण प्रताड़ना या अपमानित करना अमानवीय है। तो ठीक है, अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, उसके कम अंक आ रहे हैं, या कोई बच्चा भाई एवरेज है तो वो एवरेज मार्क्स लेके आएगा, कोई नहीं, भाई अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो जाहिर सी बात है उसका माइंड कहीं और डाइवर्ट है। तो मतलब क्या है, हर बच्चा अपने में स्पेशल होता है और उसके अंदर कोई ना कोई खूबी होती ही होती है। तो हमें सिर्फ अंकों के हिसाब से जो है किसी बच्चे का जो है खाका नहीं खींचना चाहिए, उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि आखिर कारण क्या है और उसको हम प्यार से, सम्मान से, आदर से उसको हम सभी कुछ चीज़ें समझा सकते हैं। अब हमारे पास शुरू हो रहा है खंड घा। खंड घा से हमारा पूरा ही कि पूरा लेखन कार्य है, जिसमें आपका अनुच्छेद है, पत्र है, संवाद है, सूचना है, विज्ञापन है, ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है प्रश्न संख्या 14, उसमें क्या दिखा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर संकेत बिंदुओं के आधार पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो अब आपको ध्यान क्या देना है, वो है 100 शब्द। और दूसरा 3 आपके सामने ऑप्शन है, 3 में से आपको सिर्फ एक करना है और वो हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, 3 है और हम तो तीनों कराएंगे। अब ये आपके सामने है कि आप जो भी ऑप्ट करें। तो यहाँ पर जो हमारे पास आया था एग्ज़ाम पेपर में, उसको इस तरीके से हमने लिखा। तो ये यहाँ पर आपके सामने जो हमने प्रस्तुत किया, इसको आपको ध्यान क्या देना है कि कैसे लिखा जा रहा है, वर्ड लिमिट के अंदर हम किस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहला है पुस्तक पढ़ने की आदत। हम सभी को पता है कि ये आदत बहुत अच्छी होती है और इसे डालना चाहिए सभी को। अब इसको हमें 3 संकेत बिंदुओं के आधार पर व्यक्त करना है। क्या है, पढ़ने की घटती प्रवृत्ति, कारण और हानि, पढ़ने की आदत से लाभ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिडिल टॉप हेडिंग डालने के बाद शुरू करेंगे। किताब यानी कि पुस्तक पढ़ना एक ऐसी आदत है जिनके लाभों की गणना नहीं की जा सकती है, अतः छोटे बड़े सबको, विशेषकर बच्चों को किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। जिस व्यक्ति या बच्चे ने पुस्तक पढ़ने की आदत डाल ली, उसने स्वयं को नाना प्रकार की बुराइयों से बचा लिया। पुस्तकें पढ़ने वाले का आत्मविश्वास पुस्तकें ना पढ़ने वाले की अपेक्षा अधिक होता है। जो व्यक्ति पुस्तकें पढ़ने की आदत डाल देता है, वह स्वयं को ज्ञान की वृद्धि के स्रोत से जोड़ लेता है। ऐसे लोग इच्छाओं को और अधिक तार्किक बना लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अध्ययन पुस्तकें आत्मा का भोजन है। शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों के लिए ऐसी किताबों का चयन करना चाहिए जो बच्चों में जिज्ञासा की भावना को प्रोत्साहित करने का कारण बने। तो ऐसी हमें जो ना ये आदत हमारे अंदर क्या होती है, हम जब इस आदत में पड़ जाते हैं तो ये आदत तो देखिए हमें हमेशा ही फायदेमंद रहेगी, लेकिन साथ ही बहुत सारी बुराइयों से हमें बचा भी लेती है ये। अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, क्या है, कंप्यूटर हमारा मित्र। इसको 3 संकेत बिंदु में देखिए, क्या है, विद्यार्थियों के लिए उपयोग और सुझाव। अब इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग हमने दे दी, उसके बाद शुरू करेंगे। आज के युग को यदि हम कंप्यूटर का युग कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा, यातायात, संचार आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। हम सभी देखते हैं कि हर क्षेत्र में आज कंप्यूटर मौजूद है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कंप्यूटर को हम नहीं देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से पठन पाठन का स्तर भी अच्छा हुआ है। कार्यालयों में इसके माध्यम से कार्य करना अत्यंत सहज एवं सरल हो गया है। महत्वपूर्ण आंकड़ों व तथ्यों को फाइल में सुरक्षित रखा जाता है। इसी कारण से प्रत्येक सरकारी या गैर सरकारी और निजी कार्यालयों में कंप्यूटर का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। तो बहुत सारा जो डाटा है वो हम कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं, इसीलिए सभी दफ्तरों में इसको रखा गया है ताकि बहुत ही आसान काम हो जाता है। इनसे संचार के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। देखिए जाहिर सी बात से संचार के क्षेत्र में आई है। ईमेल के माध्यम से हजारों मील दूर बैठे अपने संबंधी अथवा मित्रों को हम कम खर्च और कम समय में संदेश भेज सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से मनुष्य हर प्रकार की जानकारी का आदान प्रदान विश्व के किसी भी कोने में करने में सक्षम है।
इन सभी कारणों से कंप्यूटर हमारा मित्र है। तो देखिए ये इतने सारे कारण हैं, इस कारण से कंप्यूटर हमारा मित्र हुआ है। नेक्स्ट आते हैं स्वास्थ्य की रक्षा। अब इसके 3 बिंदु हैं, आवश्यकता, पोषक भोजन, लाभकारी सुझाव। अब इनको 3 संकेत बिंदु के आधार पर बताना है कि स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होती है। खान पान तथा स्वास्थ्य रक्षा के अन्य नियमों में त्रुटि आने पर शरीर में रोगों का जन्म होता है। हम कहीं पे भी अगर खाने पीने की ढिलाई करते तो क्या होगा, बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं ना। यदि स्वास्थ्य रक्षा संबंधी सभी नियमों को यथाविधि पालन किया जाए तो कभी बीमार होने के अवसर ही उपस्थित नहीं होंगे। प्रतिदिन स्नान, व्यायाम और योग करने से हम अपने स्वास्थ्य की काफी हद तक रक्षा कर सकते हैं। तो अगर हम ये नियमित रूप से आदतें डालें तो क्या होगा, हम बहुत ही अच्छा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य जीवन के समस्त सुखों का आधार है। धन से वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, परंतु उनका उपभोग स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। हम बहुत सारी चीजें खरीद तो लें, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम उनका उपभोग नहीं कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने वाले बहुत हैं, परंतु उनके लिए जागरूक होकर प्रयत्न करने वाले थोड़े ही हैं। अच्छा एवं संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और नियमित व्यायाम स्वास्थ्य को बनाए रखने वाले 3 मूलभूत तत्व हैं। भोजन में फल, अनाज, सब्जी और दूध का समन्वय होना चाहिए। फल, हरी ताजी सब्जियों, अंकुरित अनाज तथा दूध की कुछ न कुछ मात्रा प्रतिदिन लेने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली अपनाए और अपने तन को स्वस्थ और मन को आनंदित करे। तो ये चीज होती है जब हम स्वास्थ्य जो है हमारा बहुत जरूरी होता है उसको बनाए रखने के लिए। अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्यालय के, अभी हमारा पत्र है यहाँ पे, विद्यालय के गेट पर मध्यावकाश के समय ठेले और रेहड़ी वालों द्वारा जंक फूड बेचे जाने की शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर उन्हें रोकने का अनुरोध कीजिए। अब क्या है, आपका जो विद्यालय का गेट है यानी कि स्कूल का जो गेट है, वहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो, जैसे आजकल होता है ना जंक फूड स्टॉल्स लग रहे हैं, उस तरह के स्टॉल्स लग रहे हैं। तो आपने पत्र लिखा है कि ये बहुत हार्मफुल है और इसको आपको रोकना है। तो इसको आप किसको लिख रहे हैं, अपने प्रिंसिपल को, क्योंकि स्कूल के पास है तो ये अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास है कि वो उन जो है ठेले वालों को वहाँ से हटाए। ये पत्र है हमारा 5 मार्क्स का। शुरू करेंगे, क्योंकि प्रधानाचार्य को है तो हम सेवा में लिखेंगे, प्रधानाचार्य महोदय, जवाहर विद्यालय, अलीगंज, लखनऊ। फिर उसके बाद दिनांक डालेंगे, जो भी जिस भी डेट की दिनांक है वो हम डालने के बाद में विषय लिखेंगे। अब विषय हमारा क्या था, विद्यालय के गेट पर मध्यावकाश में जंक फूड बेचने से रोके जाने के संबंध में पत्र। मध्यावकाश का मतलब होता है लंच के टाइम में जो ये ठेले लगते हैं वो जंक फूड बेच रहे हैं, इनको रोकने के लिए है। अब देखिए इसको बहुत ही मतलब हमें बहुत ज़्यादा लंबा पत्र तो लिखना नहीं है, तो क्या लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन है, हमारे विद्यालय के गेट पर मध्यावकाश के समय ठेले और रेहड़ी वालों द्वारा जंक फूड बेचा जाता है। जंक फूड मिलने की वजह से अधिकतर विद्यार्थियों ने टिफिन लाना भी बंद कर दिया है। यह जंक फूड विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जंक फूड खाने से कई बच्चों की तबीयत भी खराब हुई है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप यथाशीघ्र इन्हें हटवाने का प्रबंध करें। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्या विद्या आहूजा, कक्षा 10वीं। तो जब भी आप स्कूल को पत्र लिखते हैं तो उस कंडीशन में आपको नीचे अपनी क्लास देनी पड़ती है, क्योंकि आपका खुद का आइडेंटिफिकेशन सिर्फ वो क्लास होती है। तो नाम के बाद क्लास जरूर देंगे, अगर सेक्शन है तो सेक्शन भी डालेंगे। अब आ गए प्रश्न संख्या 16 पे। क्या दिया है यहाँ पर हमारे सामने, हमको एक सूचना दी गई है लिखने के लिए। विद्यालय में छुट्टी के दिनों में भी प्रातः काल में योग की अभ्यास कक्षाएं चलाने की सूचना देते हुए इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा अपना नाम देने हेतु सूचना पट के लिए एक सूचना लगभग 30 शब्दों में लिखिए। अब क्या है, आपकी छुट्टियां चल रही हैं विद्यालय की, तो उस समय प्रातः काल यानी कि मॉर्निंग में जो है योग की क्लासेस लग रही हैं, तो उसके लिए आपने सूचना तैयार करी कि जो बच्चे इच्छुक हैं वो अपना नाम दे सकते हैं इस योग क्लास को अटेंड करने के लिए। ये आपकी सूचना रहेगी 5 मार्क्स की। तो सूचना लिखते समय सबसे ज़्यादा हमें क्या करना है, सबसे पहले एक हम रेक्टेंगल बॉक्स लेंगे। जब हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लिया उसके अंदर ही हमें सूचना लिखनी है, हमेशा ये कंपलसरी है।
उसके बाद किस स्कूल्स की तरफ से ये सूचना तैयार हो रही है, जवाहर पब्लिक स्कूल अलीगंज लखनऊ की तरफ से। अब ये क्या है, एक सूचना, तो हमने सूचना दे दी। किस डेट को इशू हो रही है, ये है 27 अप्रैल 2000 को इशू हो रही है। फिर उसके बाद कब हो, इसका विषय क्या है, प्रातः काल में योगाभ्यास कक्षा। अब जो इसके नीचे सूचना है वो हम तैयार करेंगे, क्या है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में छुट्टी के दिनों में प्रातःकाल में योग की अभ्यास कक्षाएं चलाई जाएंगी। जो भी विद्यार्थी योगाभ्यास की कक्षाओं का लाभ उठाना चाहते हैं वह अपना नाम अपने कक्षा अध्यापक कक्षा अध्यापिका को लिखा सकते हैं। नाम देने की आखिरी तारीख 6 मई 2000 को है। तो मतलब जो लोग हैं वो अपने ही क्लास टीचर्स को अपना अपना नाम लिखा देंगे। अब क्या है, योगाभ्यास कार्यक्रम, ये कार्यक्रम कैसे कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब से कब तक हो रहा है, सभी कुछ। तो क्या स्थान रहेगा, विद्यालय का बास्केटबॉल मैदान, वहाँ पे होगा प्रातः 6 से 7 बजे प्रतिदिन, सोमवार से शनिवार, यानी कि मंडे टू सैटरडे, मॉर्निंग 6 to 7। फिर है प्रातः 7 से 9 बजे रविवार एवं छुट्टी के दिन रहेगा। तो रविवार और छुट्टी के दिन 7 से 9 का समय इन्होंने कर दिया है। अब अभिनव छाबड़ा अधिकृत, तो यहाँ पर उन्होंने अपना नाम बता दिया, अभिनव छाबड़ा। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 17 में। प्रश्न संख्या 17 में हमारे पास क्या है, संवाद दिया गया है। अब संवाद में क्या है, देखिए, ये संवाद हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। परीक्षा में आपकी शानदार उपलब्धियों पर आपके और आपके पिताजी के बीच हुए संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। अब क्या हुआ है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उस परफॉर्मेंस में जो आपका स्कूल एग्जामिनेशन हुए उसमें अच्छा परफॉर्म किया है आपने, और इसके लिए आप और आपके फादर जो है बैठकर बात कर रहे हैं, आपको वो लिखना है। तो क्या है, देखिए, पिताजी, बेटा आज तुम्हारा परीक्षा फल देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और कामना करता हूँ कि भविष्य में भी तुम ऐसे ही सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहोगे। बेटा, धन्यवाद पिताजी, यह सब आपके आशीर्वाद और मेहनत का परिणाम है। पिताजी, इस बार बहुत से होशियार बच्चे भी उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाए जितना कि वे दे सकते थे। पिताजी, बेटा ऐसा तो हर साल ही होता है। बेटा, आजकल परीक्षा को योग्यता जांचने का माध्यम बना दिया गया है। अंकों को व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का मापदंड माना जाता है, इसीलिए जो विद्यार्थी पढ़कर उत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें कक्षा में श्रेष्ठ माना जाता है। पिताजी, इसी कारण परीक्षा विद्यार्थियों में भय का कारण बन गई है, जिनके कारण बहुत से होनहार छात्र भी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। बेटा, हाँ जी, मुझे लगता है यह नहीं सोचना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों को कम अंक मिले हैं वे योग्य नहीं हैं। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, प्रतिदिन के जीवन के लिए सामान्य ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। पिता, शाबाश बेटा, तुम्हारा विचार जानकर मुझे तुम पर गर्व है। तो ये हो गया हमारा संवाद। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 18 और हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। ये है एक, हमको बनाना है, विज्ञापन तैयार करना है। सड़क पर टहलते हुए आपको एक बैग मिला है जिसमें कुछ रुपए, मोबाइल फोन तथा अन्य कई महत्वपूर्ण कागजात हैं। लगभग 25 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए कि अधिकारी व्यक्ति आपसे संपर्क कर अपना बैग ले सके। ये विज्ञापन हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। अच्छा देखिए, जब कहीं कोई सामान खो गया है या कोई व्यक्ति खो गया है, इस तरह के जब हमें विज्ञापन आते हैं तो उसमें हमारे सामने कोई पिक्चर्स नहीं होती। सामान की पिक्चर हम नहीं डाल सकते। हाँ, अगर कोई व्यक्ति खोया है या कोई बच्चा खोया है तो उस कंडीशन में हम उसकी पिक्चर डाल सकते हैं। तो उस जगह हम सिंपल सा हमारा जो है वो विज्ञापन रहता है, उसमें ज़्यादा कुछ हमें तड़क भड़क या कुछ रंगीन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल। अब ये हमारा कॉलम, जहाँ पर कोई सामान हमको मिला है या हमारा खो गया है तो वो जाता है हमेशा खोया पाया कॉलम में, ठीक है, पेपर में ये कॉलम रहता है, वहाँ पे जाता है। तो इस तरीके से बनेगा। अब उसमें क्या है, मैं पार्थ छाबड़ा, दिल्ली निवासी, आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि मुझे 12 जनवरी 2000 को सड़क पर टहलते हुए पीरागढ़ी चौक पर एक काला बैग मिला जिसमें कुछ जरूरी कागजात, रुपए और एक मोबाइल फोन है। बैग संबंधी अन्य जानकारी हेतु संपर्क करें। दूरभाष, तो आपने बता दिया कि बैग क्या है, बैग में क्या क्या चीजें हैं,
आपने सिर्फ अपना संपर्क नंबर दिया, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपना एड्रेस, इस कंडीशन में एड्रेस हम नहीं देते, क्यों नहीं देते वो हम आपको बताते हैं। तो बहुत सारे, क्योंकि चूंकि एक बैग है तो उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग आपके घर पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ फ़ोन ही करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ आप अपना फ़ोन नंबर देंगे। तो क्लियर, ये हमारा विज्ञापन भी खत्म हो गया और इस विज्ञापन के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर भी खत्म हो गया। तो हमने फटाफट यहाँ पर 2017 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया, 2016 का भी हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास में। अब हम आ जाते हैं आज एक इम्पॉर्टेंट सूचना पर। अब इम्पॉर्टेंट सूचना हमारे पास में क्या है? सूचना ये है कि अब मैग्नेट बेन्स आपके लिए जो है वो लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स जो आपके लिए हम लाए हैं, ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमने तैयार तो कर दिए, लेकिन हमने आपके लिए और आसानी करने के लिए इसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब ये कैटेगरीज क्या हैं? जैसे कि हमने अभी PYQs किए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हमारे पास एक बुक है जिसमें सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही रहेंगे। फिर इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे हम NCERT सोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास एक बुक NCERT सोल्यूशन हो गई। हमने फिर MCQs किए तो एक बुक हमारे पास क्या हो गई, MCQs बुक हो गई। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास रेडी है। अब आती है बात कि हम इसे प्राप्त कैसे करें। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए और सबमिट करिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके जो हम सबमिट करते ही आपके पास हमारे एक टीम मेंबर का फ़ोन आएगा। बस आप सारी जानकारियाँ फिल करके बुक प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई को भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।